तालिबात को चाहिए कि मेहनत और लगन के साथ इम्तिहानात दें ताकि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो सके। सऊदी अरेबिया को भी फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। हम सब की कोशिशों को सराहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। मैं जब पहुंची मैं बहुत मुतासिर हुई। मेरे पूरे 3 महीने मुकम्मल हुए और दिल नहीं भरा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। आज जनाब मंगल का रोज़ है और दिन का आगाज़ हमने अच्छी सी बात से करना है, और अगर साथ चाय का कप हो तो क्या ही बात है। और चाय मेरी बहुत मज़े की है, दिल से दुआएं निकल रही हैं जिसने चाय बनाई है उसके लिए। तो चले आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। कुरान का मफ़हूम है कि पढ़ और जान की तरह रब्बे करीम है जिसने इल्म कलम के ज़रिए सिखाया आदमी को जो वो नहीं जानता था। कुरान हकीम में इस तरह की बहुत सी आयात है जिनमें आलिम और जाहिल के फ़र्क को वाज़े किया गया है और उनके दर्जात के तयन के साथ मुसलमानों को हुसूल इल्म के लिए तरगीब दी गई है। इस मफ़हूम को बयान इसलिए किया क्योंकि आज से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। तालिबात को चाहिए कि मेहनत और लगन के साथ इम्तिहानात दें ताकि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो सके। और आपको पता ही है कि नकल अपने उरूज पर होती है, बच्चे उस तरह तालीम पर तवज्जो नहीं देते हैं। गो कि हमारे पूरे जो तालीमी निज़ाम है उस पर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, जो कि देनी चाहिए। हम इस पर बार बार बात करते भी रहते हैं और तलबा को भी हम ये तरगीब देते रहते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। सऊदी अरब सरमाएकारों का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द के एजाज़ में शाइया। कहा मुश्किल वक्त में मदद करने पर दोस्त मुल्क के बेहद मशकूर हैं। पाकिस्तान से तिजारत और सरमाएकारी के मौक़े का जायज़ा लेने के लिए जल्द सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान रवा माह दौरा पाकिस्तान आमद मुतवक्के। हॉकी के मैदान में कौमी टीम की फतूहात का सिलसिला जारी। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया से जीत लिया। अगले मरहले में जापान से सामना होगा पंजाब का शहर खारिया, जहां पर ख्वाजा सराओं ने थाने पर हल्ला बोल दिया। पुलिस स्टेशन पर हमला और तोड़फोड़ के बायस एहलकारों को जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये मामला है क्या? पहले गुजरात अब खारिया, इस पर बात करेंगे। और सेहत के शोबे में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, डॉक्टर शहजाद बेग का नाम दुनिया के 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर और फ़ख्रे पाकिस्तान डॉक्टर शहजाद बेग से आज आपकी मुलाकात होगी। जी जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सऊदी अरब का जो वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पाकिस्तानी कंपनीज़ में सरमायाकारी के साथ साथ ताउन के मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान निजी और सरकारी शोबे में शराकत दारों को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। अभी मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है मई के सेकंड वीक में होगा। तो इस वक्त हमें डॉक्टर खाकान नजीब भी ज्वाइन कर चुके इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे शो में। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा आप, सऊदी कंपनीज़ का वफ़द जो कि पाकिस्तान आ गया है, सरमायाकारी भी आपको पता है कि अब कहा जा रहा है कि आ रही है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट कीजिएगा इसकी अफादियत को। ये टेक्नोलॉजी जो कि अब पाकिस्तान कहा जा रहा है कि आ रही है, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज वाली कंपनीज, ऐसे ही क्यों बात हो रही है? तफसीलात कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो देखिए, ये बात का अदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट का हुजम है कंपेयर टू जो हमारा ओवरऑल जीडीपी है वो बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जीडीपी का 14% भी इन्वेस्ट नहीं करते। जिन ममालिक ने भी तरक्की की है ईस्ट एशिया में, या आप वो ममालिक देखिए, आपके जो नेबर्स हैं, इंडिया हो गया, इन सब ने जो अपनी जीडीपी की शरह है इन्वेस्टमेंट की, उसको कम से कम 30-35% तक बढ़ाया है। सो एफडीआई एक ऐसा तरीका है अलॉन्ग विद पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कि हम इसको बढ़ा सकते हैं।
ये बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो शराय नमू है वो बहुत कम है। इस साल भी मुश्किल से 2% पे पहुंचेंगे और इसको बढ़ाने के लिए ये एक अहम जोश है। So in all, we support the government's policy of trying to ramp up investment to GDP ratio in the country. अब आप देखें कि इसमें क्या सेक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर पाकिस्तान का वो सेक्टर है जिसमें एक शायद लो हैंगिंग फ्रूट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यह है कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो इस वक्त कल्टिवेट हो सकते हैं और हम यूज़ नहीं कर रहे, सो उस पर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जा सकती है। मैकेनाइजेशन, यानी कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है एग्रीकल्चर में, मैकेनाइजेशन, यील्ड्स को इम्प्रूव करना, उनकी तालीम बढ़ाना और कॉर्पोरेट फार्मिंग अगेन लोकल भी करना या लोकल जॉइंट वेंचर्स करना हमारी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बढ़ा सकती हैं। सो एग्रीकल्चर इज़ अ नो ब्रेनर और सऊदी अरेबिया को भी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है और पाकिस्तान उस फूड सिक्योरिटी में भी और अपनी फूड सिक्योरिटी में भी और अपनी इंपोर्ट्स को तोड़ने में, जो कि 10-11 अरब डॉलर की हैं। आपको मालूम है अभी भी हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, पिछले कई साल से $1 बिलियन के करीब करते चले जा रहे हैं। इनको तोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। माइंस एंड मिनरल्स इसलिए कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2022 दिसंबर 15 को डॉन अखबार में और क्लियरली कहा था कि रॉक्स एंड क्रॉप्स का जिक्र हो गया। रॉक्स क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है, पाकिस्तान कॉपर रिच है और कॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक ये जो आगे सारा रेवोल्यूशन आना है इसमें एक अहम जुज रखता है एज अ कमोडिटी। सो पाकिस्तान चूंकि कॉपर रिच है, सो अगेन देयर इज समथिंग दैट वी कैन डू विद इट, बट वी कांट डू दिस। अगेन इसको जो आपने करना है, आपको बैरक गोल्ड या फॉरेन एक्सपर्टीज और बहुत पैसे भी चाहिए। पर यहाँ पे मैं कॉशन भी करता चलूँ कि ज़रूर याद रखिए कि क्योंकि ये रिजर्व्स तो आपने अगले 100 साल निकालने हैं, तो जो आज उसकी वैल्यू है, जैसे 25% गवर्नमेंट के पास है रेकोडेक का, उसकी सही वैल्यू का तयन करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो सेक्टर्स आपने जिक्र किया, आईटी और आईटीईएस, इसमें आपकी एक सर्विस इंडस्ट्री है, यूज़ कर सकते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को, पर इसके लिए भी बिल्ड करना पड़ेगा। इंडिया ने आईआईटी पहले बिल्ड किए 1960 की दिहाई। सही, मैं ये चाह रही हूँ, मुझे बताइएगा कि यूरोपीय कंपनियां और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी को कुछ गैर महफूज समझ रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ आने को तैयार नहीं है। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? अमन और अमान की सूरत हाल है, सियासी और इंतजामी हालात हैं, या क्या वजह हो सकती है इसकी? तो आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। सो सबकी आसानी के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब पीछे आईएमएफ के प्रोग्राम से हमने इनहराफ किया और हम आईएमएफ का जो रिव्यू था नवा वो कंप्लीट ना कर पाए, तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बहुत नेगेटिव चली गई थी। जब यूरोपियन कंपनीज पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करने जाती हैं, उनके लिए आसान तरीन मूडीज़, S&P एंड फिच की क्रेडिट रेटिंग देखना होता है। मैं भी जब किसी भी मुल्क में एडवाइस करता हूँ कि कोई इन्वेस्टर को या किसी भी इदारे को, तो मैं देखता हूँ कि उसकी क्रेडिट रेटिंग्स क्या हैं। फिर आप दूसरी क्रेडिट रेटिंग से बढ़ के देखिए ना, आप HDI में कहाँ खड़े हैं। मेरा ख्याल है क्या 164वां नंबर है आपका, आप 3 दर्जे नीचे गए हैं। फिर आपकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, फिर आपके ओवरऑल इस वक्त जो एक सोशल तनाव है मुल्क में, और फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच हैज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम बीन एन इशू। बट इन सब के इर्द गिर्द एक पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो हमारी मेकिंग की नहीं है, बट हमें उसने डिफ़िकल्टी दी है। जब आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करें और ये बात करें कि पाकिस्तान से कुछ कंपनीज पुल आउट कर गई हैं, एलाई लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी है और भी कंपनीज, तो फिर एक ये असर जाता है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स भी पुल आउट की हैं और पाकिस्तान का अपना बिजनेस पर्सनस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में मसाइल हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है। और उन्होंने एक ज़माने में बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट शुरू की। इसीलिए मैं समझता हूँ कि SIFC ये काम अच्छा कर रही है कि वो एक वन विंडो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है विद दी FDI टू बी कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। बट असल काम तो पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना है। जो इतना बड़ा स्टेट का फुटप्रिंट है उसको कम करना है, जो स्टेट हर चीज़ डिटर्मिन कर रही है उसको कम करना है। ये असल चीज़ें हैं। और फिर एनर्जी एफिशिएंसी लाना, एनर्जी के निर्खों को बढ़ने
से का जो उनका तनासुब है उसको संभालना, ये असल काम है। फिर लोग आपके पीछे पैसे लेकर भाग रहे होंगे और आप आगे जा रहे होंगे। और आखिरी मैं इस बजट में देखना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी है उसको डॉलर में, उसको पाकिस्तान की रियल एस्टेट में और उसको पाकिस्तान के सोने में बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज यहाँ इंसेंटिव्स ऐसे हैं, ना नो योर कस्टमर है और ना टैक्सेशन का ऐसा निज़ाम मुरव्वज है जो इनको चैलेंज कर सके। इसको अनप्रोडक्टिव सेक्टर की टैक्सेशन को बढ़ाना और प्रोडक्टिव सेक्टर की टैक्सेशन को संभालना और ईज क्रिएट करना, ये असल चैलेंजेस हैं जो SIFC को ओवरकम करने हैं। मैं कभी उम्मीद रखता हूँ कि वो समझते हैं इन चीजों को और कर रहे हैं इन पे काम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। साहब, पाकिस्तान में जो कारोबारी माहौल है वो कैसा है? यहाँ का जो लोकल बिजनेसमैन है अपने सरमाए की सिक्योरिटी को कैसे देखता है? इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए उसके सरमाए की सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? फिर उसी के साथ ये भी बताइए कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं और बैरूनी इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंडसेट में फ़र्क क्या है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में 52 लाख छोटे कारोबारी हजरात हैं, ये याद रखिए। इससे क्या मतलब है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो ओवरऑल तनासुब है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू द लार्ज वंस। आई थिंक लार्ज तो बहुत छोटे हैं, इनमें से 90-95% जो हैं वो SMEs हैं। उन तक तो हम फाइनेंसिंग ही लेकर नहीं पहुंचे। आप हैरान होंगे कि इनमें से 52 लाख में से सिर्फ 1,57,000 ऐसे हैं जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस है, तो वो तो मनी इधर उधर से बोरो कर रहे हैं, बढ़ा भी नहीं सकते अपने कारोबार को, टेक्नोलॉजी भी नहीं। यहाँ कलीदी रोल आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को बेहतर करना और बैंकों को नज करना। दूसरी बात यह है कि दोबारा दौर आ गया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, और उससे मतलब यह है कि नज करना हमारे कारोबारी हजरात को आउट ऑफ अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और डॉलर, और बाहर की इन्वेस्टमेंट एंड नज करना टू टेक दिस इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, जिससे पैदावारी सलाहियत मुल्क की बढ़े, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। याद रखिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो 2 चीज़ों पे चलती है। नंबर 1 कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी HR को बेहतर करे, यानी कि HR को एफिशिएंट करे, यानी कि HR की क्वालिटी बेहतर करे। तो यहाँ तो स्कूलिंग से लेकर हमारे नैवटेक्स जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका काम आएगा। और दूसरी बात कि आप सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं। जैसे मैंने गुजारिश की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक पे जितना हैवी रेगुलेटरी फुटप्रिंट है सरकार का, उसको कम कैसे किया जा सके। सही। जो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आता है या बाहर का इन्वेस्टर, उसको हमें यूज करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट जितना भी पाकिस्तान बन सके। वियतनाम बहुत बड़ी कंपनी है, कोरिया की जिसको आप सैमसंग कहते हैं, उसको 70-72 अरब डॉलर के सिर्फ पार्ट्स बेचता है, ये फोन्स और ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने के। पाकिस्तान को इस तरह की सोच कायम करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वैल्यू एडेड। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम ना बत्ती बेचें बाहर, हम अपनी प्रोटेक्शन देते रहें गाड़ियों को, और यही एक सिलसिला जो है उनको एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट में ही रखें। कंपेटिटिव फर्म्स बनाना गवर्नमेंट का भी काम है, पर फर्म्स का भी काम है कि वो इन्वेस्ट करें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इस तरफ जाएं। अब ये है पाकिस्तान का असल चैलेंज। एग्रीकल्चर की गुफ्तगू हमने पहले कर ली और मैन्युफैक्चरिंग की अब कर ली, और जो तीसरा सेक्टर है ऑफ कोर्स वो सर्विस इंडस्ट्री का है, उसमें तालीम और तरबियत बहुत मैटर करेगी। क्या हम उस तरह के IT ग्रेजुएट्स बना पाएंगे जो बिल्कुल, ये आपने बड़ी जबरदस्त एक साल में कोई ट्रेनिंग्स दे पाएंगे कि हम उनको उस लेवल पे लाएं कि बिल्कुल। अगर हमें भी ज़ाहिर है दौड़ में शामिल होना है तो हमें IT एक्सपर्ट्स भी उसी तरीके से बनाने पड़ेंगे और तरजीह देना पड़ेगी इस सेक्टर को भी। बहुत शुक्रिया आपका, आप डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से बड़ा ब्रीफली और बहुत अच्छे से हमें समझाया है। अब जनाब कुछ बात करते हैं, सेहत के शोबे में पाकिस्तान को एक और एजाज़ मिल गया है, क्योंकि डॉक्टर शहजाद बेग सेहत के शोबे में दुनिया के 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल कर लिए गए हैं, और अभी हमारे साथ डॉक्टर शहजाद बेग मौजूद भी हैं, उनको हम शो में वेलकम कहेंगे। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहिएगा, सेहत के शोबे में 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में आपका शुमार किया गया है, तो आपको जब पता चला कि आप वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है, तो आपके जज्बात क्या थे? हम शोरली सुनना चाहेंगे।
जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है जो अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा। यकीनन ये खुशी का बायस है, और ये सिर्फ मेरे लिए खुशी का बायस नहीं है, ये मेरे पोलियो वर्कर्स, हुकूमत पाकिस्तान और उन सिक्योरिटी अदारों के लिए भी खुशी का बायस है, जिनके ताउन की वजह से मेरे पोलियो वर्कर इस काबिल होते हैं कि वो घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाते हैं। सो ये कलेक्टिव मेरे ख्याल में एक एजाज़ है कि हम सब की कोशिशों को सराहा गया है कि पाकिस्तान का पोलियो प्रोग्राम जो है वो एक सिमत का जहाँ तक तल्लक है वो एक दुरुस्त सिमत में है, और अगर हम इसको इसी तरह जारी रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हम नजर डालें तो एक वो वक्त था कि जब 60 से 70 केसेस रिपोर्ट होते थे पोलियो के, और आज हम 2 से 3 केसेस पर खड़े हैं। तो सर ये पूरा एक मिशन था, तो इस सफ़र की अगर बात की जाए तो कितना कठिन मरहला था, और अभी पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे की मंजिल में कितना वक्त और लग जाएगा? जी, अगर आप सफ़र की तरफ नज़र दौड़ाएं तो जब ये पोलियो के खात्मे का सफ़र शुरू हुआ था 1994 में, तो उस वक्त पाकिस्तान में 20,000 से ज़ायद पोलियो के एक साल में केसेस होते थे। 2021 में जब मैंने इस प्रोग्राम का चार्ज संभाला तो उससे पहले 2020 में 84 पोलियो केसेस और 2019 में 147 पोलियो केसेस थे। तो मेरे ख्याल में इस सफ़र में सब ने, जो मुझसे आने वाले पहले वाले भी थे, उन सब ने भी अपना अपना हिस्सा डाला। हर दफ़ा हर एक ने उसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की, और जो लास्ट 3 साल है उसमें हमारे पोलियो के केसेस जो है वो 2021 में 1, 2022 में 20 और 2023 में 6 पोलियो केसेस। और जैसा कि आपने कहा, ये अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, हम पोलियो के ख़ात्मे के करीब है, लेकिन इस वक्त राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान में 31 अजला में माहौलियाती नमूनों में वायरस मौजूद है। लिहाजा मैं इस अपॉर्चुनिटी के ज़रिए यही कहूँगा कि अगरचे हम इसके खात्मे के काफ़ी करीब है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको अपनी कोशिशों को डबल करें। बिल्कुल, कोशिशों को डबल करें ही पॉसिबल है कि ये जल्द अज जल्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा सर, ग्लोबल लीडर्स में अब आपका शुमार होता है, तो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। तो आलमी दुनिया और आलमी इदारा सेहत से हमें कौन सी मदद दरकार है जो अब तक हमें नहीं मिल पाई है, जो कि मैं चाहूँगी आप बताएं। जी, इस लिस्ट में मेरा नाम आना ही इस बात की अक्कासी करता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पोलियो एजुकेशन के प्रोग्राम को कितनी अहमियत देती है। उन सब के लिए उन सब की नज़रें पाकिस्तान पर हैं कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर ये भी इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, खात्मा हो जाता है, तो ये एक हम नई तारीख रकम करेंगे दुनिया में कि हमने दुनिया में एक दूसरी ऐसी बीमारी होगी जिसका मुकम्मल खात्मा कर दिया, और ऐसी बीमारी जो सदियों से चली आ रही है उसको खितायत से ख़त्म कर दिया। तो मुझे बहुत तावन हासिल है WHO, यूनिसेफ, CDC, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, रोटरी, डोनर्स, और लेकिन यही है कि अगर हमारी जो भी इंटरेक्शन होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मेरा काम ये होगा कि मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँ मज़ीद कि ट्रस्ट अस, स्टे विद अस, और हम वी आर डिटरमिन्ड, वी हैव द विल, वी हैव द टेक्निकल इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने कहा कि 2026 तक पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा, मगर आपने बताया कि हमारे माहौलियात में पोलियो के नमूने मौजूद हैं। तो 2026 में जब हम पोलियो फ्री हो जाएंगे तो ये उन लोगों के लिए जो पैदा हो चुके हैं या जो नए आने वाले होंगे, क्या उनको भी पोलियो के कतरों की जरूरत पड़ेगी? इस बारे में बताइएगा। जब हम वायरस ही खत्म कर देंगे तो उसके बाद हमने कतरे क्यों पिलाने हैं? इंशाल्लाह जब हम इस बीमारी को खत्म कर देंगे तो उसके बाद जो पोलियो के वैक्सीन के जो हम कतरे पिलाने हैं ये बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, आपने बताया कि 31 अजला में माहौलियात में पोलियो के नमूने मौजूद हैं, तो वो खत्म फिर अब कैसे किए जाएंगे? इस वक्त उसका एक ही तरीका है, वी हैव टू मेक श्योर कि हर बच्चे को हर बार जो हम
जिन जिन इलाकों में वो वायरस मौजूद है वहाँ हम तो पोलियो की कैंपेन करते हैं, घर घर जाके बच्चों को कतरे पिलाते हैं और तमाम वालिदैन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हमारे साथ तावन करें और उन बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि हम उनकी कुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा कर सकें कि पोलियो वायरस सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सवाल अक्सर ज़हन में रहता है कि पोलियो वायरस हमेशा सीवरेज लाइनों में ही क्यों पाया जाता है? इसकी ख़ास रीज़न है? वहीं क्यों पलता बढ़ता है ये? जी, ये इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, ये जो पोलियो का वायरस है, ये फैलता जो है ये हमारे जो पाखाना है उसके ज़रिए वो खारिज होता है और उसके बाद वो जब पानी में जाता है और सीवरेज में और वहाँ से जब पीने के पानी के साथ उसका मिलाप होता है तो वहाँ से वो वायरस जो है वो फिर मुंह के ज़रिए बच्चों में चला जाता है। जहाँ भी सफाई का सिस्टम ठीक नहीं होगा, जहाँ भी पीने का पानी और सीवरेज पास होंगे तो इस तरह ये गट से खारिज होता है और मुंह के जरिए वायरस जो है वो यानी कि सर आप ये हमें सिर्फ पोलियो कतरे ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चर भी बेहतर बनाना पड़ेगा क्योंकि सीवरेज का पानी तो और भी बीमारियों का बायस बनता है। जी बिल्कुल, और जो अभी भी हमारी जो एक हफ्ता पहले भी जो नए हमारे कोऑर्डिनेटर ऑन हेल्थ है उनके साथ भी यही हुआ है, बात हुई है और वो इस चीज़ को उन्होंने भी कहा है कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है न्यू गवर्नमेंट की वो यही है कि हमने अपने जो वाटर, सैनिटेशन, सीवरेज जब तक हम इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, दे आर रिलेटेड विद द हेल्थ, तो उससे ओवरऑल हेल्थ जो है डायरिया और दूसरी जो बीमारी है कम्युनिकेबल, अगर हमने उनको अच्छा कम सर करना है, आखिर में तो मैं हमें आप ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त कौन से हमारे इलाके हैं जहाँ हमने ना रेड स्पॉट किया हुआ है कि वहाँ पोलियो का ख़तरा ज़्यादा है दीगर इलाकों के मुकाबले में, अगर आप वो बता सकें। जी, एक तो हमारे पास साउथ केपी है जिसमें कि डेरा इस्माइल खान डिवीज़न के 3 अजला हैं और बन्नू डिवीज़न के 3 अजला हैं और उसके अलावा जो हमारे लिए जो रेड एरियाज़ हैं वो इस वक्त कराची, कोयटा ब्लॉक जिसमें कोयटा, चमन और किला अब्दुल्ला है और उसके बाद पेशावर। दीज आर द मेन एरियाज़ जहाँ पे हमने वायरस को सही, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शहजाद बेग आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह से बड़े फ़ख्र की बात है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि आपका शुमार आलमी रहनुमाओं में हुआ है। अभी नाजरीन हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और एक अच्छी खबर है, एक लंबे अरसे के बाद मिली है, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से है, क्योंकि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 4-0 से हराकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली है। मलेशिया के शहर अपुआ में जारी टूर्नामेंट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से था, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा खेल पेश किया और हरीफ टीम के खिलाफ उम्दा मूव्स बनाए और अच्छा अटैक किया। पाकिस्तान ने खेल के तीसरे ही मिनट में जनाब ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हुए फतह अपने हासिल की है। इसी पर बात करेंगे साबिक हॉकी ओलंपियन है समीउल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहले बताइएगा, जैसे टीम परफॉर्म कर रही है कितना अच्छा लग रहा है बतौर हॉकी प्लेयर? जी बड़ी अच्छी खबर है, काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 2 मैच खेले और दोनों मैच बहुत अच्छे खेले। ये वो टीम है जिनकी रैंकिंग हमसे दो स्टेप आगे है। पाकिस्तान 15वें नंबर पे है तो मलेशिया और कोरिया जो है 12वें-13वें नंबर पे। अच्छा खेल खेला और ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ खिलाड़ियों में एक, क्योंकि यहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी रही लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ी बड़ी दिलजमी से खेल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, गोल कीपिंग बड़ी अच्छी हो रही है। इमाद जो उनका कप्तान भी हैं, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े गोल किए, तो ये अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है यही है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अगर इससे खेलती रही और आज जो जापान के साथ मैच अगर ये जीत गई तो काफ़ी हद तक हमारे चांसेस होंगे कि हम कहीं फाइनल की तरफ रवाना हों इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो प्लेयर्स जिन्होंने ये यहाँ पर जिनके मैं ख़ास तौर पर नाम लूँगी जिन्होंने गोल किया, उनमें हनान शाहिद भी हैं
अरशद लियाकत हैं जिन्होंने गोल किया है, सुफियान ने भी किया है। तो इन प्लेयर्स में सर आप किस तरह देख रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस को, और आगे चलकर ये कितना बड़ा सरमाया है हॉकी टीम के लिए? देखिए, ये जो टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम को लेके जाना मेरे ख्याल में बड़ी अक्लमंदी थी। बाज़ हमारे ओलंपियन कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में जिसको कहते हैं ना कि एक लोअर लेवल के, एशियन लेवल के टूर्नामेंट को ज़रूर शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे खिलाड़ियों की सलाहियत पता चले कि वो क्या है। इसमें 2 टीमें जो हैं अभी आज के मैच के बाद रहती हैं, न्यूजीलैंड और कनाडा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मैच अगर जापान से जीतें, क्योंकि जापान हमसे एक रैंक पीछे है, तो काफ़ी जिसको कहते हैं 9 पॉइंट हो जाएंगे, फिर हमें 2 मैच और खेलने। जी, ये जो जैसे आपने नाम लिए खिलाड़ियों के, तो ये खिलाड़ी फिजिकली मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे हैं, फिट हैं। जो ग्लिम्पसेस यहाँ पे मैंने देखे, उसमें जो गोल स्कोरिंग मैंने देखी इनकी, तो बड़ी अच्छी लगी कि काफ़ी मुद्दत के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ी जो हैं इस तेज़ी के साथ खेल रहे हैं कि अभी आप मलेशिया का टूर्नामेंट देखें कि वो हार रहे थे और चौथे क्वार्टर में इन्होंने गोल किया और 5-4 से जीते। तो ये अच्छी पेशरफ्त है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो पिछले 15 साल से कहीं भी नहीं थी, वो अपनी रैंकिंग बहुत बेहतर करे और अच्छा खेले। अच्छा, पिछले 15 साल से जैसा कि आपने कहा कि टीम कहीं भी नहीं थी, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्यों इस खेल को उस तरह तवज्जो नहीं मिली? वरना जाहिर है आज जो आप लोगों का दौर था वो बड़ा गोल्डन दौर था। आज भी लोगों को याद है कि जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया, हमारा नेशनल खेल हॉकी, क्या वजह है कि ये इतना पीछे रह गए और नहीं उस तरह से तवज्जो मिल सकी? इसके पीछे वजूहात पर ज़रा रोशनी डालिएगा समी साहब। बिल्कुल, एक तो मैं ये कहूँगा हुकूमत की अदम दिलचस्पी है इसमें। पहले बड़ी पैटर्न थी, प्राइम मिनिस्टर जो होते थे वो पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लेते थे। फिर महकमे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी टीमें ख़त्म हुई और उससे ये नुकसान हुआ कि कई 100 खिलाड़ी जो हैं वो ले ऑफ कर दिए उन्होंने। अब जो पाकिस्तान की हॉकी टीम आप देख रही हैं, इसमें मेजॉरिटी जो खिलाड़ी है उनकी जो अर्निंग है वो बाहर की लीग है, जो 4 महीने के लिए जाते हैं उनको पैसे मिलते हैं, उसी से सारा साल वो गुजर बसर करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए एक तो ये स्ट्रक्चर ठीक करे इसका। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो सजेशन दी है उनको उस पर अमल करे। महकमों के जो है स्पोर्ट्स बहाल करे, जिसमें बाकी स्पोर्ट्स भी, आप देखें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स कहीं भी नहीं। तो अगर डिपार्टमेंट थोड़ा सा भी शेयर करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान की हॉकी और दूसरे खेल आगे आएंगे जैसे 94 तक थे। तो हुकूमत को चाहिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी चाहिए कि वो ग्रूमिंग सेंटर बनाए, जैसे क्रिकेट में पीसीबी ने बनाए। में आजकल ग्रूमिंग की बड़ी ज़रूरत है। खिलाड़ी रॉ आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिस्म के किस हिस्से को ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, किस हिस्से को कम है, हमने किस तरह स्टेमिना बनाना है, किस तरह हमने आई साइट ठीक करनी है। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली आजकल कंप्यूटर में मौजूद हैं, हम उसको ले सकते हैं और इस तरह के ग्रूमिंग सेंटर हों। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टैलेंट है स्पोर्ट्स का। अच्छा, दूसरा यहाँ पर समी साहब जो हॉकी ग्राउंड्स की सूरत हाल है वो भी बड़ी ज़बोहाली का शिकार है। अव्वल तो ग्राउंड्स हैं ही नहीं कि जो प्रॉपर हो, मेंटेन हो, और ना उस तरह से तवज्जो दी गई है। ये सूबों में भी मेरा ख्याल है कि अगर नेचुरल लेवल से काम शुरू होगा, जूनियर लेवल से टैलेंट को इकट्ठा किया जाएगा तो दोबारा 15 साल पहले वाली पोजीशन पर हम आ सकते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपने सही फरमाया, यही एक वजह है। आप देखें कि ग्राउंड इसलिए रश नहीं उनमें कि खिलाड़ियों के पास इंसेंटिव नहीं है। खिलाड़ी जो है वो हॉकी खेलना नहीं चाहते। एक तो ये बड़ी टफ गेम है क्योंकि आपने एक साए से निकल के धूप में खेलना है, उसके लिए बड़ा सख्त ज़रूरत है कि इंसेंटिव हो। दूसरा, उस किस्म के ऑर्गेनाइजर्स नहीं हैं जो डेडिकेटेड थे, जो खिलाड़ियों से पहले ग्राउंड में मौजूद होते थे। फिर आपने कहा कि पॉसिबिलिटी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल है। इस वक्त भी क्रिकेट के बाद अगर दूसरी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में खेली जा रही है वो हॉकी खेली जा रही है, और उसमें मैं मीडिया को भी ये कहता हूँ कि मीडिया गाहे बगाए तो इसकी पैकेज करता रहता है। अब ये चाहिए हुकूमत को कि वो इस पर जोर दे। अगर 4 से 5 साल अच्छे लोग लेके आएँ, अच्छे खिलाड़ी लेके आएँ, तो मुझे लगता है ऐसी है कि पाकिस्तान की हॉकी पहले 8 में आ सकती है। सही, लेकिन अभी जिस तरह के ये अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जिस तरह प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, तो फिर तो सर ये बड़े फ़ख्र की बात है कि इन्होंने महदूद वसाइल में और अदम तवज्जोही का शिकार होने के बावजूद उन टीम्स को ये हरा रहे हैं कि जिनको प्रॉपर तवज्जो मिलती है, जिनके यहाँ इस पर फोकस है हुकूमत का भी, और जाहिर है प्रॉपर टीम्स हैं, ऑफिशियल्स मौजूद हैं। क्या कहते हैं आप, ये क्रेडिट किसको देंगे? बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं कि बाकी मैं इनको क्रेडिट देता हूँ कि इन हालात के बावजूद कि
10 दिन पहले तक ये पता नहीं था कि 2 फेडरेशन बनी हुई थी, कौन सी फेडरेशन के खिलाड़ी जाएंगे। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरवीन किया, दोनों तरफ से खिलाड़ी लिए और उनको भेजा। तो मैं पाकिस्तान के फेडरेशन दोनों हैं उनको भी यही कहूँगा कि मिल बैठ के डिसाइड करें कि किसने रहना है किस नहीं रहना। दोनों का एम ऑब्जेक्ट तो यही है कि पाकिस्तान की हॉकी की खिदमत करें। अगर खिदमत करने का जज्बा है तो मिल के बैठें। इसमें जब भी इस किस्म की कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें खिलाड़ी मेन सफ़र करते हैं। खिलाड़ी बिल्कुल इस डबल माइंडेड होते हैं कि हम उस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। तो जैसे अभी टीम गई है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैनेजमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। ख़ास तौर पे मैं बार बार ये कहता हूँ गोलकीपर और जो पेनल्टी फ्लिकर हैं, पेनल्टी कॉर्नर फ्लिकर, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। ओवरऑल एज ए टीम तो ठीक खेल रही है, लेकिन अगर ये दो महकमे किसी टीम के अच्छे हों तो पाकिस्तान की और बाकी दुनिया की टीमें जो हैं वो कभी किसी से मार नहीं खाती। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका समीर खान साहब, आपने अपना वक्त दिया, इस हवाले से आपने हमें आगाह किया है और रोशनी डाली है। बिल्कुल ज़ाहिर है अपनी अपनी जिम्मेदारी हर कोई अपनी जगह पर पूरी कर रहा है, बात करते रहेंगे जब तक ज़ाहिर है अदम तवज्जो ही नज़र आती रहेगी। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा टीम ने परफॉर्म किया है, उसके लिए हम आगे भी जो मैचेस बाकी हैं उनके लिए बेस्ट विशेज़ उनको देंगे। और अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं सियासी मैदान से। अहम खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर यह समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की है। कल अदालत में जिन सारे मामले पर जब समाअत हुई तो दिलचस्प रिमार्क्स का सिलसिला भी जारी रहा है। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। बताइए। अच्छा कमर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और नशिस्तें अब मिलनी हैं उनके, उस पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी खुशी का कुछ इजहार कर रहे हैं जो PTI के रहनुमा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? ये जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच है जिसमें सीनियर 3 जज इसमें शामिल थे, उनका जो फैसला आया है उससे आइंदा पार्लिमानी सियासत पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। उसके सबसे बड़ी अहम बात यह कि 3 रुकनी बेंच के बाद अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर उन्होंने लार्जर बेंच के लिए जो है उनकी तजवीज़ वो तस्लीम कर लिया है। तो जो लार्जर बेंच बनेगा वो 5 रुकनी बेंच होगा, उसमें 3 यही जज होंगे, 2 बार से आ जाएंगे, 5 रुकनी फैसला करेगा और उन आइन की आर्टिकल जो है 51 की तशरीह करनी है। लेकिन आइन की आर्टिकल 51 की तो ऑलरेडी तशरीह हो चुकी है। वो इस लिहाज से कि ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि आप किसी की जो सीटें जो हैं कि दीगर सियासी जमातों को तकसीम कर दें। अगर किसी वजह से वो तो नहीं हुई है तो जिन सीटें जो कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में जिन पार्टियों को सीटें मिल गई हैं ख्वातीन की माइनॉरिटी के, वही कोटा उनका है। अब इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात नहीं हैं कि वो आज खुद जो है उसकी तशरीह करते हुए बाकी दीगर सियासी जमातों में वो तकसीम कर दें। उस पर कमर साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले खुद से ये तकसीम की थी नशिस्तें, तो क्या ये उन्होंने खिलाफ कानून की थी? सुप्रीम कोर्ट का तो पॉइंट यही है जो आपने फरमाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो आइन की या एक्ट की तशरीह करे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीदी इख्तियारात हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है जो हम नहीं बहस करते टेक्निकल तौर पर, इसका जो सियासी असरात जैसे आप फरमा रही हैं उसका ये पड़ेगा कि जब ये तमाम नशिस्तें जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएंगी, जिनका दावा है 78 का, तो 78 तो सीटें को मिलने का तो इम्कान नहीं है, लेकिन तकरीबन 26 सीटें जो हैं कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे के मुताबिक उन्हें मिल जाएंगी। इसी तरह मिनॉरिटी की सीटें। इसमें मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी कमर साहब, बैरिस्टर गौहर का बयान मैंने देखा है, वो ये कह रहे हैं कि ये सीटें जब मिल जाएंगी तो हुकूमत जो कि मौजूदा हुकूमत है वो अपनी 2/3 अक्सरियत खो बैठेगी। तो फिर ये क्या मतलब सिस्टम बनेगा, फिर नंबर गेम क्या होगा? वो सियासी बयान पर हम नहीं जाते, वो पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने वोटरों को भी मुतर्रक करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक पाकिस्तान जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो कौमी असम्बली की सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला आ जाएगा।
तो फिर ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की पोजीशन में हो जाएंगी। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले ही जब ये तकरीबन हमने हिसाब लगाया है, कैलकुलेट किया है कि अगर तमाम सीटें अगर उनको मिल जाती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो कौमी असम्बली में इनकी तादाद 150 के लगभग हो जाएंगी और वज़ीर आज़म बनने के लिए चाहिए 166। तो बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे वज़ीर आज़म बनने की नशिस्त पर आने के लिए। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि इनको 155 के लगभग सीटें मिल गई हैं कौमी असम्बली, तो मुमकिन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो वफाक की अलामत है, वो ये कहे कि अब तो वज़ीर आज़म जो है वो तो अपना एतमाद का है, वो तो बहुत खतरे पड़ गया है। अगर वो उनको आइन की आर्टिकल 91 के तहत ये कह दें कि आप एतमाद का वोट लें, तो फिर वो तो ज़रूरत नहीं पेश आएगी, तो फिर तो सारा मामला ही तब जो है कौमी असम्बली में चला जाएगा। इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। फिर पंजाब की जो वज़ीर आला है उसके खिलाफ इसी तरह की तहरीक अदम एतमाद पेश करने की पोजीशन में आ जाएंगे। बेशक कामयाब ना हो, लेकिन पोजीशन में होगा, आ जाएंगे। इसी तरह स्पीकर सूबाई असम्बली है, वो भी खतरे की जद में आ जाएंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि नशिस्तें सही जब ये तकसीम होती हैं तो फिर उसके बाद क्या मंजरनामा आगे सियासी तौर पर हमें नज़र आएगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान किया है। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम उस खबर के हवाले से बात करते हैं कि जो कि तकरीबन 2 से 3 दिन से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। पंजाब के शहर खारिया में ख्वाजा सराउन ने पुलिस स्टेशन पर हल्ला बोला, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी इसके चर्चे हैं। वायरल वीडियोस में खारिया के थाना सदर में ख्वाजा सराउन ने पुलिस स्टेशन पर हमला और तोड़फोड़ की, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकारों को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा गया। ख्वाजा सराउन का इल्ज़ाम है कि पुलिस एहलकार ने उनके एक साथी को हिरासा किया, हब्से वेजा में रखा, जिसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचा जब पुलिस ने थाने पर हमला करके पथराव करने और पुलिस एहलकारों की मारपीट करने वाले 27 ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी मैडम, वालेकुम सलाम। अच्छा असद साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाकया असल में है क्या, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि हम लाइव दिखा भी नहीं सकते हैं। बड़ी अजीब सूरत हाल है, फिर लोग उस पर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि जी थाना फतह कर लिया है। ऐसा क्या हुआ था कि इन ख्वाजा सराओं को वहाँ पर हमला करना पड़ा? मैडम पहले तो गुजारिश ये है कि जो नई गवर्नमेंट मैडम CM साहबा ने स्टार्ट में ही जेंडर के ऊपर स्पेशल एम्फसिस दिए और उन्होंने मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के बारे में एक स्पेशल रवैया रखने और इसकी सेंसिटिविटी को उजागर किया। और इसी सिलसिले में IG साहब ने, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने अपनी एक ऑल पंजाब मीटिंग में भी ये तमाम डायरेक्शंस पास की और उसके साथ साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के नाम से एक VSO को एंगेज किया हुआ है इन ट्रांसजेंडर के मामलात को डील करने के लिए। और उसके बाद इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हमने भी उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी एक जनरल क्राइम मीटिंग ब्रीफिंग में तमाम ऑफिसरान, SHOs और SDPOs को वो तमाम डायरेक्शंस जो सीनियर हायरार्की की तरफ से रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स थी, उनके बारे में ऑलरेडी सेंसिटाइज भी किया हुआ था और ब्रीफ किया हुआ था। फोर्स की पहले इस कंडीशन को समझना जरूरी है कि फोर्स इस कंडीशन में थी कि हमने ट्रांसजेंडर्स के साथ एक हुस्न सलूक के साथ पेश आना है और उनके मामलात के हल को बेहतर तरीके से हल करना है। अब इसमें गुजारिश ये हुई कि रात एक अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ जिसमें कोई 12 बजे के करीब हमारे 2 कंस्टेबलान बिलाल उमर और यासीन जो अपनी UC ड्यूटी 12 बजे ख़त्म करके जा रहे थे, तो उन्होंने मेन रोड के ऊपर हिरा सजाद जो हमारी शीमेल थी उनके साथ एक सज्जाद नामी जो इटालियन नेशनल है, वो दोनों वहां पर सड़क पे मूव कर रहे थे और इन दोनों ने उनको रोका और रोक के इनकी आपस में उस रोकने पर और आइडेंटिफिकेशन पूछने पर तल्ख कलामी हुई, जिसके नतीजे में हिरा सजाद को ये इंसल्टेड फील हुआ
जो कि शायद वो ना रवैया थोड़ा सा जरा बोलने का असद तरीका साहब था दोबारा बताइएगा कि जो क्या कांस्टेबल ने कहा हिरा को जो उनको नागवार गुजरा? उन्होंने तू करके बुलाया जब वो इटालियन नेशनल सज्जाद के साथ बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, मुझे जब ये वो बताइएगा इटालियन कि उसके बाद जब वो फिर आगे फिर क्या हुआ? इसके बाद वहां पर इनकी तल्ख कलामी हुई है और उस पे हाथापाई पे बात चली गई और रिजल्टेंटली अगर मेरी बात आपको आ रही है तो बिल्कुल मैं आपको सुन सकती हूँ, आप तसल्ली से अपनी बात कहिए। वहां पर जी रिजल्टेंटली उसके बाद इसने बिलाल ने जो यासीन के साथ था यासीन ने इतला की पुलिस स्टेशन में एक निसार कांस्टेबल ने वो उसकी सुनी और उसने निसार एएसआई जो उस वक्त पेट्रोलिंग ड्यूटी पे था उसको इतला की कि वहां पर ये स्कफल हुआ है। तो वो निसार सरकारी गाड़ी के ऊपर वहां पहुंचा और पहुंच के उसने मामला देखा और उसने देखा कि राइट बाजू के ऊपर यासीन के बाइट का निशान था और सजाद हिरा के कपड़े फटे हुए थे, जो उसने खुद भी वहां पर तस्लीम भी किया कि वो कपड़े मैंने अपने खुद फाड़े हैं। उसके वहां पर कुछ देर बहस मुबाहिसे के बाद ये लेकर इनको पुलिस स्टेशन आ जाते हैं सदर खारियां। वहां पर वेटिंग रूम में इनको बिठाया जाता है, सजाद को भी और हेरा सजाद को भी। इन दोनों की आपस में वहां पर गुफ्तगू होती है जिसमें एक तहरीर जो है वो फॉर लीगल एक्शन लिखी जा रही होती है कि इसी दौरान इनकी आपस में सुलह चल पड़ती है और उन्होंने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ रात कोई 2:30 बजे के करीब, ये 1 बजे का वाकया है, 1:20 के ऊपर पुलिस स्टेशन में इतला पहुंची और तकरीबन 1:10 पे इतला पहुंची और 1:20 पे निसार एएसआई मौके पर पहुंच गया, जहां से वो लेके इनको पुलिस स्टेशन आया और करीब 2:30 पे 2:30 बजे के करीब इनका आपस में सुलहनामा तहरीर हो गया, जिसकी बकायदा रिटर्न शक्ल है और उसमें सजाद और जब सुलहनामा हो गया तो मुझे ये बताएगा असद साहब, ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन 27 ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा और उन्होंने हल्ला भी बोल दिया? इतनी छोटी सी बात पर इतने मुश्तिल कैसे हो गए? मैडम इसमें एक इशू और भी समझने वाला है कि जो वीएसओ जो हैं वीएसओ हमारे डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, उनके रोल पे भी इस केस के दर्ज होने के बाद और इस मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद हमें रिव्यू करने पर मजबूर हुआ है कि जो वीएसओज हमने एंगेज किए हुए हैं, द वे दे आर कनेक्टेड विद देयर ट्रांसजेंडर्स और फीमेल्स, इनके साथ उनके रिलेशनशिप और इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में उनका रोल जो है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम आगे सीनियर है राती के नोटिस में लाएंगे। चले जी, नोटिस में लाना भी जरूरी है और इस पर प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए ताकि इस तरह के मामला दोबारा ना पेश आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस हैं जो कि नहीं होना चाहिए था जो कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका असद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि आखिर ये मामला क्या था। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, तो आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। अब बात करेंगे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, जो कि कुदरती हुस्न से माला माल है। सयाहत के मैदान में पाकिस्तान इतना हसीन है कि दुनिया भी बुलंद बाला पहाड़ हों या फिर कश्मीर की हसीन वादियाँ इनको सराहे बगैर नहीं रह सकती। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिटिश इंडियन पाकिस्तानी ट्रेवलर हैं इसरा हुसैन, जो कि पाकिस्तान में 365 यानी कि 1 साल गुजार कर गई हैं और इस दौरान उन्होंने गवादर से गिलगित तक सफ़र किया है। पाकिस्तानी कल्चर सकाफ़त के अलावा पाकिस्तान में ज़ेर असर रहने वाले तालिबान के इलाकों को भी उन्होंने विज़िट किया है। इंटरनेशनल व्लॉगर इसरा हुसैन का मानना है कि पाकिस्तान एक महफूज तरीन और कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है। तो हम वेलकम करते हैं इसरा को। अस्सलाम वालेकुम इसरा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या हाल है सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, आप तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तानी आपने फिर लिया है, कैसा रहा आपका ये जर्नी, एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कौन से शहर विजिट किए, बताएंगे इस बारे में? मेरा तजर्बा बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। असल में मैं जब पाकिस्तान पहुंची थी
मेरे पास था सिर्फ एक 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा बस। और उस वक्त मैंने ये भी सोचा था कि 3 महीने बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ कुछ हफ्ते यहाँ वहाँ घूम फिर के मैं फिर एक दूसरे मुल्क में चले जाऊँगी। फिर मैं जब पहुँची मैं बहुत मुतासिर हुई, मेरे पूरे 3 महीने मुकम्मल हुए और दिल नहीं भरा, तो मैंने मज़ीद और वक्त मांगा और ऐसे कर कर के फिर 1 साल गुजरा और मैं कुंजरा पास यानी चाइना बॉर्डर से लेके मैं ग्वादर तक मैंने पूरा सफ़र किया। पाकिस्तान की मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर इलाका है बहुत मुख्तलिफ, मतलब हर इलाके की अपनी ज़बान, अपने रस्में, अपने रिवाज, सकाफ़त, हर चीज़ अलग है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब एक इलाके से एक दूसरे इलाके में जाती थी, मैं एक दूसरे मुल्क में चले गई। अच्छा, इस तरह मुझे बताइएगा, जब आपने चूज़ किया पाकिस्तान को विज़िट के लिए और ज़ाहिर आप व्लॉगिंग भी करती हैं, तो वो कौन सी चीज़ें आपके जहन में थीं जिनको जहन में रखते हुए आपने पाकिस्तान का वीज़ा लगवाया और आपने कहा कि मुझे जाना है? अभी मेरी वालदा है इंडिया की, तो मेरा ताल्लुक़ मैं जब बड़ी हो रही थी ताल्लुक़ सिर्फ़ इंडिया से था और मेरी पहचान भी सिर्फ़ इंडिया से थी। मेरे वालिद के रूट्स है पाकिस्तानी, लेकिन मेरे वालिद की परवरिश बचपन वगैरह सब इंग्लैंड में हुई, वो इंग्लैंड में बड़े हुए थे। तो मैं जब बड़ी हो रही थी मेरे पास एक बहुत अंग्रेज़ वालिद और एक इंतहाई देसी वालदा। तो मैं जब यूनिवर्सिटी गई थी 2011 में, तब ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे पाकिस्तान के दोस्त बने थे और वो मुझे बहुत छेड़ते थे कि कितनी बुरी बात है कि आप अपने वालदा के मुल्क गई है लेकिन अपने वालिद के मुल्क में नहीं, क्योंकि मैं कई दफ़ा इंडिया गई हूँ बचपन में। तो मेरा जवाब हमेशा होता था कि वालिद का मुल्क तो नहीं है, ये मेरे दादा और परदादा का मुल्क है। तो फिर वो दोस्तों की वजह से मैं अपने दादा से पाकिस्तान के बारे में पूछी थी, तो दादा की कहानियाँ सुन के मैंने फिर तय किया था कि एक दिन मैं अपने दादा और परदादा का मुल्क देखने जाऊंगी। तो मैं जब पाकिस्तान गई, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं गई थी बस अपनी खुशी के लिए और बस अपना वो जो ख्वाब था 2011 में जो मैंने तय किया था वो ख्वाब पूरा करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान मुझे इतना मुतासिर करेगा मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था और पता नहीं कैसे 1 साल गुजर गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा शहर लगा और आपको यहाँ की वो कौन सी चीज़ें जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया, जो आपको हमेशा आपकी मेमोरीज़ का हिस्सा रहेंगी? मैं हूँ पहाड़ों की लड़की, मुझे बचपन से पहाड़ों से बहुत शौक है, तो पहाड़ मुझे बहुत पसंद आए। जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ है, जो हिंदू कुश माउंटेन्स आते हैं KPK में, वो इलाका मुझे सबसे अच्छा लगा। लेकिन मुझे बलूचिस्तान भी बहुत अलग और वहाँ भी मुझे बहुत मज़ा आया। बस अफ़सोस है कि मैं इतना वक्त नहीं गुजार पाई बलूचिस्तान में, क्योंकि बरतानिया की हूँ तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैंने बहुत कम वक्त गुजारा बलूचिस्तान में क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो अगर मौका मिले दोबारा इंशाल्लाह मैं ज़रूर बलूचिस्तान जाऊँगी। अच्छा, मुझे बताइए, आपने कहा कि बचपन में कई बार इंडिया गई हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आपने ज़ाहिर है दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन भी किया होगा, ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा आपको? नहीं, कोई मुकाबला नहीं किया क्योंकि मैं जब इंडिया जाती थी मैं बहुत छोटी थी और कहीं सफ़र नहीं किया क्योंकि मेरे पूरे ननियाल वहाँ पे। तो जब इंडिया जाना होता था बस ननियाल की घर, सॉरी मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है। जब इंडिया जाना होता था तो सिर्फ ननियाल से मिलने और फिर मैं वापस घर इंग्लैंड आती थी। और मैं अभी ब्रेक पर जाऊंगी, ब्रेक से वापस आएंगे, बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दमा एक ऐसी बीमारी जिसका मरीज़ सांस लेने को तरसता है। दुनिया भर में इस मरज़ को कम करने के लिए दरख्त लगाए जाते हैं। पढ़ी लिखी कौमें यानी कि जो ग्रीनली होती है ना, हरियाली, उसको अपनी शान समझती हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम के शऊर का ये आलम है कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीनों को महंगे प्लॉट्स और मार्बल से सजाया गया है, लेकिन दरख्त नहीं लगाए जाते, उल्टा दरख्त काटे जाते हैं। फ्लैट्स के कंपाउंड हों या मसाजिद के सहन हों, जो चंद सालों पहले तक तो कच्चे हुआ करते थे, अब मिट्टी की खुशबू उनसे आया करती थी, अब माहौल ही कुछ और है। उनको पक्का कर दिया गया है, मार्बल्स लगा दिए गए हैं। तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 30 करोड़ अफराद हैं जो कि दमे का शिकार हैं, और पाकिस्तान में तो तादाद कहीं ज़्यादा है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम एलोपैथिक भी और हर्बल भी दोनों इलाज, देसी टोटके भी
और वैसे क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, इस पर बात करेंगे। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर डॉक्टर नवीद हारून रशीद साहब, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। और दूसरी तरफ मेरे हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, जो कि आज हमें बहुत सारे इस हवाले से नुस्खे बताएंगे, टोटके बताएंगे कि किस तरह इस बीमारी से निपटा जा सकता है। तो पहले मैं डॉक्टर नवीद आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताएगा कि लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या ये बीमारी पैदाइशी होती है, जीन्स में आती है, या फिर इसके जो सिम्टम्स या वजूहात हैं वो क्या हैं? बेसिकली ये बीमारी जो है ये जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज होती है, लोगों को फैमिलियल भी होती है जी। मतलब ख़ानदान में भी रन करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकती हैं, जिसके अंदर डस्ट है, माइट्स हैं, कॉकरोचेस हैं और परफ्यूम्स हैं और इस तरह के केमिकल्स हैं। बहुत से लोग हमारे पास ब्लीच के एक्सपोजर से आते हैं जो घर में बहुत रेगुलरली यूज़ की जाती है। तो ये भी एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसको इनिशिएट करती हैं। सही। अच्छा, अब इसमें मैंने तो अक्सर ये भी सुना है कि जो लोगों के घर में कारपेट बिछे होते हैं, जो अरसा हो जाता है उनकी सफाई नहीं हो पाती है, और बेडरूम्स में भी कारपेट्स होते हैं, और ज़ाहिर है जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा भी हो तो उनके लिए बड़ा ये जहर कातिल जिसे कहा जाता है ना, वो सिचुएशन होती है। तो मतलब ये है कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, मतलब जड़ से ख़त्म होती है या नहीं होती? अच्छा, इसमें बेसिकली जब भी अगर आप इनकी गाइडलाइंस देखें, जिसको हम जीना गाइडलाइंस कहते हैं, उसके अंदर जब भी इसको यूज़ किया जाता है, इसको कंट्रोल का वर्ड यूज़ किया जाता है, ट्रीट का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा। तो ये कभी भी बॉडी के अंदर उभर सकती है, जिसको है क्या पता सालों साल ये बैठी रहे, ना आए बाहर, लेकिन किसी भी वजह से कोई एक्सपोजर हो गया, कोई फ्लू हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई डस्ट से या किसी भी चीज़ से वो ट्रिगर हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और कंट्रोल भी इस तरह से हो जाता है कि दवाओं की बहुत दफ़ा ज़रूरत नहीं रहती, या हस्ब ज़रूरत दवाओं पे लोग आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें आपसे बिल्कुल पूछूंगी, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स को बात करते हुए देखा है कि जितना डस्ट पाकिस्तान में होता है, अगर पाकिस्तानियों के आप फेफड़ों को निचोड़ेंगे ना तो उसमें से बस मिट्टी निकलेगी बहुत सारी। और हम लोग ज़ाहिर है बस हैं भी कुछ थोड़े से ना लापरवाह से सर पे नज़र करते। मास्क हम कभी लाजमी पहन के घरों से नहीं निकलते, कोविड था तो भी बस मुश्किल से ही हम लोगों ने लगाया मास्क। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइएगा, आपके इल्म की दुनिया में ये जो दमा है, इसकी शिकायत की वजूहात और दूसरा इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है? देखिए, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लफ्ज़ कंट्रोल यूज़ होता है, बिल्कुल इसी तरह ही होता है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये विरासत से भी होती है। जैसे विरासत से अगर वालिदैन में हो तो वो बच्चों में भी आती है, और वो बच्चा जो है वो फिर आपको तकरीबन कुछ अरसे तक, जब ग्रोथिंग एज में होता है, उसको ये शिकायत रहती है और डॉक्टर्स का आना जाना लगा रहता है। और इसमें बाज़ लोगों को अस्थमेटिक एलर्जी होती है, साइनसाइटिस एलर्जी होती है, जो धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू किसी भी चीज़ से हो सकती है, कलर से, कारपेट से, किसी चीज़ से भी हो सकती है। तो ये किसी भी वक्त आपको ट्रिगर कर सकता है, और ऐसी सूरत में हम कोशिश करते हैं कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कराते हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम कराते हैं। और एक फूल मिलेंगे आपको गुले ज़ूफ़ा के नाम से, गुले ज़ूफ़ा, ये अस्थमेटिक एलर्जी के लिए बहुत बेहतरीन है। ये इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल के इसका कहवा बना के पिया करें आप, तो आपका सीज़न अच्छा गुजर जाएगा। जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा होता है, धूल मिट्टी वाला होता है, या सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं या गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बच्चों को ख़ास तौर पे किसी किस्म के टोटकों का ना करें, उनकी केयर कीजिए और उन्हें अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा जारी रखें। अच्छा, पता है, और एक पाकिस्तानी में अक्सर ये बात महसूस करती हूँ, और बड़ा अफसोस भी इस चीज़ पर होता है कि हमारे यहाँ जब कोई इस तरह की बीमारी जो कि जिसके पेशेंट्स ज़्यादा हों, अव्वल तो मेडिसिन मिलेगी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन जब सीज़न होता है कि जब इस तरह के मरीज़ों को बचना होता है, उन दिनों में आपको वो मेडिसिन शॉर्ट हो जाएगी, और जहाँ मिलेगी वो आपको डबल प्राइस पे मिलेगी। तो ये जो इन्हेलर्स होते हैं, क्या इस बीमारी में ये पॉसिबल है कि हमें इस तरह क्योरेबल सिचुएशन हो जाए कि हमें इन्हेलर्स तक ना जाना पड़े? जिस तरह इन्होंने गुले ज़ूफ़ा बताया, कुछ लोग कहवे पीते हैं, बहुत परहेज़ करते हैं, तो आप इस पर हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो मेडिसिन के अंदर यही है कि जो सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर्स ही होते हैं। लेकिन इन्हेलर्स की भी कैटेगरी आती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड जिसका ज़्यादा डोज होता है।
तो आम तौर पे यूजुअली हम बहुत लो डोज से शुरू करते हैं और उसी पे हमारी कोशिश होती है कि लोग मेंटेन कर जाएं। यानी कि इनहेलर ज़रूरी है। हाँ, इनहेलर इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ मैनेजिंग एस्थमा इन आवर मेडिसिन स्पेशलिटी। बाहर भी यही होता है, दुनिया के अंदर है, क्योंकि देखें ये जो गाइडलाइंस हैं ये WHO फॉर्म करता है और जीना गाइडलाइंस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इट्स अ वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस, इसको दुनिया में फॉलो किया जाता है और इसके अंदर ही ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कि जो इनहेलर्स होते हैं दे आर द सेफेस्ट मोड ऑफ मेडिकेशन। इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं। कुछ लोगों को ये इबाम होता है कि जैसे नहीं प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते बहुत सी दवाइयाँ, लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो इट इज़ वेरी सेफ़ इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ स्टेट जिसके अंदर एस्थमा ख़राब होता है। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं तो उसमें चांसेस हैं कि वो एग्जैजरबेट करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और इसी तरीके से इनहेलर जो है हम बच्चों में भी देते हैं और बड़ों में भी देते हैं, लेकिन डोज में फ़र्क होता है। अच्छा, मेडिसिन्स भी होती हैं साथ में या फिर अच्छा, मैं उनके बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं, मुझे ये भी बताइएगा कि इसके सिम्टम्स से हम स्टार्ट करते हैं कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, किस एज में फ़ील होना शुरू होते हैं, जब हमें हमारे लिए इंटीमेशन होता है कि भाई चेकअप कराओ लाजमी। इसमें देखें जो शुरुआत होती है, कुछ लोगों को ये चाइल्ड ऑनसेट होता है, पैदाइशी होता है, कुछ लोगों को ये अडल्ट ऑनसेट एस्थमा भी होता है कि अचानक 25-30 साल की एज के अंदर किसी भी वजह से किसी को, जैसे बीच में आपने देखा था कोविड वाज वेरी प्रिवेलेंट, तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद ये ट्रिगर कर सकता है। और किसी भी एक्सपोजर से, जैसे किसी को कोई केमिकल एक्सपोजर हो गया, किसी को कोई ये पेट्रोल का, परफ्यूम का, डस्ट से, माइट से, कॉकरोचेस से, जिस तरह आपने पहले बताया कि जो कारपेट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो कहीं से भी उसका एक्सपोजर हो सकता है। तो ये अर्ली ऑनसेट भी होता है और लेट ऑनसेट एस्थमा। सही। और सिम्टम्स यही होते हैं कि आपको सिम्टम्स इसमें सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो चेस्ट टाइटनेस होती है, वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा वकीम साहब, आप मुझे बताइएगा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए क्या ये गुले ज़ूफ़ा दोनों के लिए है या फिर इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है जो बच्चे अलग ले सकते हैं और बड़े अलग? देखिए, मैंने आप पहले स्टार्ट में ही अर्ज़ किया कि जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको उनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे पे रखें। आप कोशिश कीजिए आप, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होती हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है और वो जो तकलीफ़ें, बीमारियां हैं वो अपने ऊपर लेते हैं, ये बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि बोलते हैं यार बच्चों को आप बाहर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, मरीज़ के पास जाने ना दें, क्योंकि उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है ये। और जब इसके सिम्टम ये होते हैं कि जिस तरीके से सांस जाता है लेकिन निकलने में तकलीफ़ हो रही होती है और भारीपन महसूस होता है, इसकी वजह से धड़कन तेज़ होती है, बाद लोगों को इसका दिल पे भी असर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, सांस को ईजी ना ले रहे हैं। और जो गुले ज़ूफ़ा का मशवरा दिया है वो सिर्फ तमाम उम्र के लोग ले सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी अर्ज़ किया कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो लेडी कंसल्टेंट है जो मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिएगा, किसी किस्म का कोई टोटका यूज़ ना कीजिएगा। और तीसरी चीज़ अब आजकल हो रही है, जैसे सांस हो रही होती है बाज़ लोगों को, लेकिन वो एलर्जी होती है बाज़ लोगों को, खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो आपने एक 1.25 कप पानी लेना है, उसमें आधा इंच का टुकड़ा अदरक का डालना है, 1 अदद सब्ज़ इलायची डालनी है और इसमें आधा चम्मच जो है सब्ज़ चाय डालनी है। इसे उबाल के कहवा बना लें, ये एक टाइम रोज़ाना पिया करें, ये घबराहट को भी साथ में दूर करेगी आपकी। क्या बात है, ज़बरदस्त कहवा आपने बताया है। ये ज़ाहिर है और आजकल सीज़न ज़्यादा चेंज हुआ है, गर्मी आ गई है तो लोगों को ये खांसी, ज़ुकाम ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें भी ये बड़ा फ़ायदा देगा क्योंकि इसमें अदरक भी है, इलायची भी है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब जैसा कि अभी बात कर रही थी, मैंने अक्सर ये देखा है ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर एक बाकायदा वो एक ना वॉच टाइम आ रहा होता है कि अगर आप अपने लंग्स से मोहब्बत करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इतनी देर के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड कीजिए और इससे आपको आइडिया होगा कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर हम अपने फेफड़ों से मोहब्बत करते हैं और हम उनका ख्याल रखना चाहते हैं और उनको टेस्ट करना चाहते हैं, तो वाकई ये सही है ये जो लोग करते हैं? बेसिकली ये कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं है, लेकिन आप अगर 6 to 10 सेकेंड्स अपना सांस रोक सकते हैं, इट मीन्स कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सही है। अच्छा, हाँ, बट कोई स्पेसिफिक एस्मा रिलेटेड इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप वाकई अपने टेस्ट करना चाहते हैं अपने फेफड़ों को, तो हमारे पास एक टेस्ट होता है जो बहुत से हॉस्पिटल्स में होता है जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें आपको जो है फूंक मारनी होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो आपके फेफड़ों की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करता है और बताता है अगर आपको एस्थमा है तो वो कितना सीवियर है और वेदर वो दवाओं से रिएक्टिव है। और ये कितना कॉस्टली टेस्ट है? इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। देखें, जिस हॉस्पिटल से मैं आया हूँ, ऑब्वियसली आगा खान कुछ प्राइस डिफरेंसेस होंगे, लेकिन हमारी बहुत सारी प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर, यहाँ तक कि हमारे कुछ जो
गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये बहुत ही कम लागत में लोगों को मुहैया किया जाता है। सही। और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो माशाल्लाह ज़ाहिर है मेडिकल की फील्ड में इतने एडवांस हो चुके हैं, पूरी दुनिया में ही इलाज एक से एक अब अवेलेबल है। क्या वजह है कि अस्थमा का कोई इलाज उस तरीके से नहीं आज तक मिल पाया? जी, मैं इसलिए पहले भी आपको कहा था कि इसका इलाज नहीं होता। ये बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का अपना रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स द एलर्जेंस। तो जिस तरह से आपको कोई इंसान किसी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई किसी तरीके से करता है, तो ये बाय बर्थ एक आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है जो ऐसे ही है। जी, ये एलर्जी है। अच्छा, ये एस्थमेटिक एलर्जी है। ये एलर्जी की एक किस्म है और आपकी बॉडी जो है ना वो डिफरेंट सीवियरिटी पर उसको रिएक्ट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती। तो लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जैसे धूल मिट्टी से और किसी भी चीज़ से ये चीज़ ट्रिगर कर जाती है। अच्छा, अब मैं पहले आप बता दीजिएगा, फिर मैं हकीम साहब से पूछूंगी कि मैंने जैसे कि अभी जिक्र किया कि अगर हम फेफड़ों से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनका ख्याल कैसे रखना है, अपने लंग्स का। तो उसके लिए देखिए, आपको पता है कि हम तो बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं डस्ट को, बाइक पे भी गुजर जाएंगे और हम जहमत नहीं करेंगे कि अपनी गाड़ी की विंडोज़ को रोल अप रखें, वो भी हों तो डाउन में निकल जाएंगे भले जितनी भी धूल मट्टी हो। क्या हर वक्त मास्क लगा के रखें, घर से बाहर निकलें, क्या करें? देखिए, हर वक्त मास्क लगाना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। बहुत दफ़ा मैं लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर कहता हूँ कि जो कुछ लोग किसी चीज़ से स्पेसिफिकली एलर्जिक हैं, तो उनको तो हमारी रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर वो इस तरह की ट्रिगरिंग से बचना चाहते हैं तो वो मास्क लगाएं, स्पेशली अगर उनको पता है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो एज अ कम्युनिटी हमें करने चाहिए, लाइक स्मोकिंग सीजेशन, ठीक है ना। और स्पेशली जो स्मोक करता है उससे ज़्यादा जो दूसरा बंदा बैठा हुआ होता है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसमें फर्स्ट हैंड स्मोकिंग है, सेकंड हैंड स्मोकिंग भी है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी हम घर में जा नहीं पीते सिगरेट्स, लेकिन अगर आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, अगर वो आपके कपड़ों से भी इंटैक्ट हैं तो पार्टिकल्स कपड़ों तक में होते हैं। तो दैट्स कॉल्ड सेकंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोकिंग। सही। क्योंकि फर्स्ट हैंड तो आदमी खुद करता है, सेकंड हैंड जो बेचारा सामने, और हम तो बॉदर ही नहीं करते। कोई पी रहा होता है महफिल में बैठा हुआ तो हम उसे मना भी नहीं करते हैं कि आप थोड़ा बाहर चले जाएं या मुझे इससे एलर्जी है। ज़ाहिर है कुछ कर्टिसी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा हकीम साहब, आप क्या बताएंगे? देखें, एहतियात अफसोस से बेहतर होता है। आपको अगर किसी चीज़ से भी एलर्जी हो, आप उससे एहतियात किया करें। जैसा मास्क है, मास्क का इस्तेमाल करें अगर बाहर निकलते हैं तो, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो। अदरवाइज़ ये है कि आप ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम करें, सादा पानी पिया करें और पानी का टेक ज़्यादा रखें, तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ें काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो कि मैं चाहूँगी थोड़ा सा होंगे, आज हम दमे के हवाले से बात करें तो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी है। समटाइम ऐसा होता है कि हम एकदम पैनिक में आ जाते हैं। अगर किसी को हमारे सामने अस्थमा का अटैक आ रहा हो, भले बच्चा हो भले बड़ा हो, तो इमीडिएटली जो हमें करना है वो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? अच्छा, हमारे जो भी पेशेंट जो एस्थमेटिक होते हैं उनको हम दो तरीके की मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। एक जो मेडिकेशन कंटिन्यूस होती है जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं, जो रेगुलर बेस पे इंसान लेता है, और एक जो है उसको रिलीवर मेडिकेशन कहते हैं जो एज़ पर नीडेड या इमरजेंसी के वक्त इंसान यूज़ करता है। अच्छा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ लोग बहुत दफ़ा ये गलती करते हैं कि वो रेगुलर यूज़ के इन्हेलर्स को ही कभी कभी इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, जो कि इतना कारआमद नहीं होता। बिल्कुल। तो उसके लिए अलग से इन्हेलर्स होते हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उनका मोड ऑफ एक्शन बहुत जल्दी होता है, लाइक वो विदिन 10 मिनट्स आपकी बॉडी में एक्ट करते हैं और आपका जो अक्यूट एक एपिसोड हुआ है उसको बिल्कुल सेटल कर देते हैं। सही। तो इट इज़ बेटर कि जब भी आप अपने डॉक्टर्स से, ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये दोनों चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं और रिलीवर मेडिकेशन ज़रूर प्रिस्क्राइब की जाती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये तो आपने फ़ौरन से बताया कि होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इस तरह की एलर्जीज़ होती हैं और वो उसको बिल्कुल इग्नोर करके बस वक्त गुजार रहे होते हैं, दिखा देंगे डॉक्टर को। इसको प्रोलॉन्ग करना, डिले कर देना या बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेना, ये कितना डेंजरस है? इसमें देखें क्या होता है कि अगर आप कोई बीमारी को छोड़ देते हैं तो हमारे मेडिकल टर्म में एक चीज़ यूज़ होती है जिसको कहते हैं रीमॉडलिंग ऑफ द एयरवेज, कि एयरवेज जो हैं फिर इस तरीके से रीमॉडल हो जाते हैं कि वो परमानेंटली ऑब्स्ट्रक्ट रहते हैं और फिर दवाओं से भी इतना अच्छा अफेक्ट नहीं आता। और हम लोग अपने यहाँ से उसमें कहते हैं कि वो COPD की तरह से रिएक्ट करते हैं। COPD एक बीमारी है जो स्मोकिंग से रिलेटेड है, बायोमास फ्यूल से रिलेटेड है, और एस्मा में और उसमें फ़र्क ये है कि उसकी रिवर्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब दवाओं से जो अफेक्ट आना होता है, ऐसे लोगों का जो अपना ख्याल नहीं रखते और एस्मा को बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, फिर वो इस तरह बिहेव करते हैं कि बहुत सारी मेडिकेशंस उन पे अफेक्ट नहीं करती और फिर उनको हायर डोज ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती है। ओह बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि बहुत सारे लोगों ने अपने बेडरूम्स में ना वो वाले प्लांट्स रखे होते हैं जो कि
एयर प्योरीफायर होते हैं या फिर वो ऑक्सीजन ज़ाहिर है रिलीज़ करते हैं, तो वो सुना बड़े इफेक्टिव होते हैं। इसमें स्नेक प्लांट होता है, जी, जी। इस तरह के एक दो और प्लांट्स हैं, वो बेसिकली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, यूजुअली आपने और मैंने बचपन से पढ़ा है कि रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और दिन में ऑक्सीजन, ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं और वो रात में भी ऑक्सीजन ही रिलीज़ करते हैं, तो उनका घर में रखना, अगर आप उसकी साफ़ सफाई और मिट्टी का ख्याल रख सकते हैं तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से अगर आप रेशो देखें फॉरेस्ट का, तो आज से जी स्कूल लाइफ में जो था, जब मैं पढ़ता था तो इट वाज 2%, और अब जो हालात हैं ये सारा हमने ग्रे एरिया कर दिया। 0 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ, तो अब हमने ना ग्रे एरिया कर दिया, जिसमें आपने कहा ना हर जगह मार्बल्स हैं, हर जगह टाइल्स हैं, हर जगह रोड, हरियाली हर सेंस में अच्छी है, ग्रीनरी होनी चाहिए। वो सदका जारिया है, हमारे रिलीजन को भी इस चीज़ की प्रमोट करता है कि आप दरख्त लगाएं सदका जारिया के तौर पे, और ये बहुत एक हेल्दी चीज़ है और हम लोगों को सबको अपने घरों में जो है इस चीज़ का पता भी है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी एफर्ट नहीं करते हैं। हकीम साहब, आप क्या मैसेज देंगे? अगर हमें अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखना है, तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, क्योंकि जिनको भी अस्थमा या उनको साइनसाइटिस है या नज़ला हो जाता है, वो दूसरे में मुंतकिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके, तो ये एक डिस्टेंस रखें। और दूसरा ये है कि कोशिश कीजिए जहाँ धूल मिट्टी खुशबू बदबू ज़्यादा वहाँ को अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग से अवॉइड कीजिए। तो जितना अपना ख्याल रखेंगे आप उतना दवाइयों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी जुमेरात को पेशावर जा रहा हूँ। अच्छा। जुमेरात से लेके इतवार तक, तो मैं इंशाल्लाह पेशावर के विजिट पे हूँगा, जो लोग भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। चलिए, हकीम साहब से लाजमी मिलिए, जो भी टोटके आपने पूछने हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्मोकर्स के हवाले से मैंने सुना है कि यही एलर्जी जो कि उनके लंग्स को ख़राब कर रही होती है, वही उनकी स्किन को भी ख़राब करती है। बहुत सारे लोगों को, स्मोकर्स को एक्नी होता है और उन्हें लगता है कि शायद पता नहीं मैं गर्म चीज़ें खाता हूँ या मेरी स्किन, शायद मेरी एज ऐसी है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि स्मोक से भी आपकी स्किन इफेक्ट होती है। देखिए, स्मोक के अंदर जो है ना बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्नी इज़ द लीस्ट ऑफ इट। अच्छा। आपको तो कैंसर हो सकता है स्मोकिंग से, सबसे बड़ा, क्योंकि आप यकीन करें कि हम हर तकरीबन महीने एटलीस्ट ये 10 से 15 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो हमारे पास जो है मुंह से खून आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आते हैं, और इन दी एंड उनको डायग्नोसिस उनकी कैंसर ही होती है, और जिसमें से तकरीबन ज़्यादातर लोग स्मोकर्स होते हैं। सही। तो बस मैं फाइनली यही कहूँगी कि अगर आपने फेफड़ों से मोहब्बत करनी है तो प्लीज़ स्मोकिंग को क्विट कर दें। ये आपके लिए ना बस स्लो पॉइजन है जो आप खुद को दे रहे हैं। अगर अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं तो इसको छोड़ दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद फॉर योर टाइम। हकीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।